फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इनकम टैक्स फेसलेस अपील स्कीम 2020 की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए इस श्रृंखला में हम ऑलरेडी बहुत सारी बेसिक चीजों का वीडियो बना चुके हैं। आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। इसमें हमने फॉर्म नंबर 35 कैसे फाइल करना है, फेसलेस अपील में या फेसलेस असेसमेंट्स में आपको रिप्लाई कैसे सबमिट करना है, फेसलेस अपील में फॉर्म 35, ग्राउंड्स ऑफ अपील, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, एडिशनल ग्राउंड्स, एडिशनल एविडेंस, रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 154, ये सारे वीडियोस हमें कोशिश यही है कि हम सारे ही टॉपिक्स कवर कर ले फेसलेस स्कीम में। सो आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। इन केस अगर आपको कोई आपके हिसाब का टॉपिक नहीं मिल रहा है तो आप मुझे लिखिएगा, देन मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगी। सो इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली पेनल्टी प्रोसीडिंग्स की बात करेंगे। पेनल्टी अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है इनकम टैक्स एक्ट में, एंड इसमें हम आज का जो फोकस रखेंगे वो सेक्शन 270 पर रखेंगे, क्योंकि यही नोटिस है जो आजकल सबसे ज्यादा इशू हो रहे हैं। असेसमेंट ऑर्डर्स पास होते हैं एंड असेसमेंट ऑर्डर्स पास होते समय ही असेसिंग ऑफिसर या NEAC यानी नेशनल इनकम फेसलेस स्कीम में जो आपका होता है असेसमेंट, उसमें वो सबसे लास्ट में एक लाइन डाल देते हैं। वो लाइन कैसे डालते हैं मैं आपको वो भी बता दूं। लेट मी टेक दिस ऑर्डर सो दैट हम बहुत क्लैरिटी के साथ इसमें आगे बढ़े। सो दिस इज माय ऑर्डर एंड मैं इसमें आपको लेके चलती हूँ कि कहाँ पे पेनल्टी इनिशिएट करते हैं, सो दैट यू गेट टू नो। ओके, ग्रेट। सो मैं आ गई हूँ हमारे ऑर्डर के बिल्कुल लास्ट वाले पोर्शन पे। इधर आप देखेंगे कि असेस अंडर सेक्शन 143 ऑफ द एक्ट ऑन द टोटल इनकम, यहाँ पे कितना असेसमेंट किया है वो दिख रहा है। एंड देन यहाँ लिखा हुआ है इशू डिमांड नोटिस एंड चालान आफ्टर गिविंग क्रेडिट टू प्रीपेड टैक्सेस। Tax and interest calculations are as per ITNS 150, which is part of this order. Okay. लास्ट में आप ये लाइन देखिए, इनिशिएट पेनल्टी नोटिस अंडर सेक्शन 270A ऑफ द एक्ट। ये एक छोटी सी लाइन डालने से क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास उनके पास ये राइट है कि वो अब हमारे ऊपर पेनल्टी का नोटिस इशू कर सकते हैं, बिकॉज असेसमेंट ऑर्डर से ही उसे बेसिस मिल गया है। इसको हम डेप्थ में आगे की स्लाइड पर भी डिस्कस करेंगे, बट ये कहाँ पर आपको देखना है, अगर ये वाली लाइन आपके ऑर्डर में नहीं आ रही है, बाय एनी चांस असिस्टिंग ऑफिसर मिस कर गया है, तो आपकी बल्ले बल्ले है, बिकॉज फिर उसके बाद वो इसको पेनल्टी का नोटिस कभी भी इनिशिएट नहीं कर सकता है। सो इसीलिए मैंने आपको ये ऑर्डर ओपन करके दिखाया कि अगर इसमें ये वाली लाइन अपीयर हो रही है तभी आपको आगे पेनल्टी का कोई भी जवाब देना है। और अगर ये लाइन नहीं अपीयर हो रही है आपके मेन असेसमेंट ऑर्डर में और उसके बाद भी आपको नोटिस आया है, तो वो वॉइड एब इनिशियो है, यानी कि शुरू से ही रॉन्ग। तो उस पे आपको जो चीज गलत ही है उस पे आपको रिस्पॉन्ड करने की जरूरत भी नहीं होगी। सो यू कैन जस्ट क्लोज इट बाय सेइंग दैट कि दिस इज वॉइड एब इनिशियो। ऐसा कोई नोटिस अगर आपके पास आया है कि असेसमेंट ऑर्डर में ये पेनल्टी इनिशिएशन का उन्होंने पॉइंट डाला नहीं है, उसके बाद उन्होंने आपको नोटिस भेजा है, देन प्लीज लेट मी नो। कमिंग बैक टू द माय स्लाइड, थ्योरी प्रैक्टिकल में दोनों ही चीजें साथ लेके चलती हूँ, इसलिए आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना है, सो दैट आप कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना करें। हम थ्योरी प्रैक्टिकल साथ में करेंगे, एंड तक आप ऑलमोस्ट समझ जाएंगे कि अब आपको करना क्या है। इस वीडियो में मैं आपको रिप्लाई भी कैसे सबमिट करना है, पेनल्टी का रिप्लाई कैसे आप ड्राफ्ट करेंगे, कैसे सबमिट करेंगे, मैं उसके ऊपर भी आपको गाइडेंस दूंगी। एंड इट्स एन एलैबोरेटिव टॉपिक, अच्छा होगा एंड थोड़ा सा टेक्निकल है एंड इट्स गोइंग टू बी फन। सो मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक। अभी तक सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, बिकॉज हमारे चैनल पे ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको हमेशा ही मिलती रहेंगी। एंड बेल बटन को भी हिट कीजिएगा सो दैट लेटेस्ट जो भी है वो आपको इमीडिएटली आपके इनबॉक्स में रिसीव हो एंड आप कोई भी चीज मिस आउट ना करें। सो टैक्स पेयर्स अंडर द फेसलेस सिस्टम वुड फेस लोअर इंसिडेंस ऑफ करप्शन। इसीलिए तो फेसलेस है कि हम जो आमने सामने बैठ के डीलिंग्स करते हैं उस पर विराम लगे
और जो भी ऑनेस्ट टैक्स पेयर है उसको कोई भी हार्डशिप ना हो। Under the faceless appeals, everything from e-allocation of appeal, e-communication of notice, questionnaire, e-verification, e-inquiry, e-hearing, सब कुछ e-communication ही होता है। एंड ये सारा का सारा जो प्रोसेस है ऑनलाइन है। एंड अब हम इसमें काफी आगे बढ़ चुके हैं। शुरू में बहुत इश्यूज होते थे, कैसे होगा, हम कैसे डिस्कस करेंगे, हम कैसे सबमिट करेंगे, बट आई टेल यू दिस इज वेरी वेरी सिंपल। अब हमने ऑलरेडी असेसमेंट्स इसमें क्लियर हो चुके हैं, कितने असेसमेंट्स के ऑर्डर्स आ चुके हैं, ई असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में ई असेसमेंट ऑर्डर आ चुका है। उसके बाद हमने ई फाइलिंग कर ली है उस ई असेसमेंट वाले ऑर्डर की, और सीआईडी अपील में भी उसका सबमिशन हो चुका है। सो आप समझिए ऑलमोस्ट ये एक तरीके का साइकिल कंप्लीट है, एंड अभी तक इसमें कोई भी हार्डशिप नहीं है। एंड आई जस्ट होप कि ये हार्डशिप ना रहे, बिकॉज यू नो कि कोई भी फिजिकल इंटरफेस अब डिपार्टमेंट के साथ नहीं है टैक्स पेयर्स का। सो 10 to 6 जो है, जो मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहती हूँ, 10 to 6 वाला जो हमेशा क्लॉज होता था ना, वो बहुत मुश्किल वाला क्लॉज होता था, बिकॉज आपको ऑफिस के बाहर बैठ के वेट करना होता था। कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स की मीटिंग हो रही है, कभी किसी की फेयरवेल हो रही है, कभी किसी का कुछ हो गया है। सो ऑफिसर्स नॉर्मली उसमें ऑक्यूपाइड रहते थे। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। इसके लिए आपको 1 घंटा 2 घंटा वेट करना है, कोई अंदर ऑलरेडी गया हुआ है उसके लिए आपको बाहर वेट करना है। सो ये सारा झंझट, आप सोचिए टाइम कितना किल होता है इन सारी चीजों में। 2 घंटा किसी के ऑफिस के बाहर बैठना, जस्ट टू वेट फॉर योर टर्न कि आपका नंबर आएगा एंड आपको अंदर जाने का मौका मिलेगा एंड अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। उसके लिए आप इतना अपना कीमती टाइम स्पेंड करें। इट्स बेटर कि ये वाला टाइम आप कहीं किसी और अच्छी एक्टिविटी में करें। So it's a very welcome step. I always appreciate this. And इसमें हमें काफी सारी वो चीजें समझ में आ रही हैं जो हम कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे by way of written submissions। अब हम वो सारी चीजें by way of written submissions करते हैं। So taxpayers can make submissions from the comfort of their home and save their time and resources. This is the most important thing. And ये सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है, ये सारा का सारा e-processing, faceless e-assessments इसके बारे में। So we are talking in this video, we are talking about the provisions of chapter 21 of the act, जो कि पेनल्टी के ऊपर है, पेनल्टीज इम्पोसिबल जो भी है उसके ऊपर है। So आप सभी जानते हैं कि कुछ ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स होते हैं, 5 उंगलियां एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ थोड़े से डिसऑनेस्ट होते हैं, कुछ एब्सोल्युटली डिसऑनेस्ट होते हैं, कल्प्रिट होते हैं, जो कमाना तो चाहते हैं बट गवर्नमेंट को उनका टैक्स नहीं देना चाहते। सो टैक्सेशन कितना इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि व्हाई डू वी पे टैक्सेस, आप उसे भी देखिएगा, यू गेट टू नो। हमें बेसिक्स अगर पता होते हैं देन हमें उसका कंप्लायंस करना बहुत आसान होता है। सो देयर आर 3 modes built in the fiscal legislation for encouraging tax compliance. चार्ज ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है, दूसरा पेनल्टी इम्पोज होती है, तीसरी जो है वो है प्रोसिक्यूशन इम्पोज होता है। प्रोसिक्यूशन थोड़ा हार्श है, पेनल्टीज ठीक है समझ में आता है। चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत सिंपल है, कॉम्पेंसेटरी है। सो चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट इज कॉम्पेंसेटरी, पेनल्टी इम्पोजिशन थोड़ा सा हार्श है एंड प्रोसिक्यूशन उससे भी ज्यादा हार्श है। सो पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन के डर से बहुत सारे लोग हैं वो कंप्लायंस करते हैं, बहुत सारे क्यों, अराउंड 90% 99% पीपल दे डू द कंप्लायंस बिकॉज ऑफ इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। तो अब जो बाकी के लोग रह गए हैं जिनके ऊपर ये नोटिस अप्लाई होता है, ये वो लोग हैं जिन्होंने पेनल्टी का भी डर नहीं है, प्रोसिक्यूशन का भी डर नहीं है। सो उनके लिए ये थोड़ा डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो इन दिस होल वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्शन 270A, बिकॉज ये सबसे ज्यादा कॉमनली पेनल्टी वाला क्लॉज है जो डिपार्टमेंट रेज करता है। पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, ये नया क्लॉज आया है, पहले सेक्शन 271(1)(c) में होता था, फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स। बहुत सारा डिबेट, बहुत कंट्रोवर्सी, कई बार डिपार्टमेंट इस केस को लड़ते लड़ते आगे तक पहुंचता था एंड उसके बाद वो हार जाता था। सो वहां पे बहुत जब फिनांस मिनिस्टर ने इसको चेंज किया तो उनका एक बहुत अच्छा स्पीच था जिसमें वो कहते हैं कि हमें ये पेनल्टी की प्रोविजंस को थोड़ा अच्छा करना है एंड
डिपार्टमेंट का बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए. सो इट्स अ वेलकम स्टेप अगेन. सो सेक्शन 270A7 में अंडर रिपोर्टेड इनकम जो है, अगर आपकी कोई भी इनकम अंडर रिपोर्टेड साबित होती है, देन 50% ऑफ द अमाउंट जो है टैक्स का जो बनता है, टोटल आपका जो कैलकुलेशन होता है उस पर अंडर रिपोर्टेड इनकम पे, उस पे आपको 50% की पेनल्टी होती है. पेनल्टी इज ऑलवेज इन एडिशन टू द टैक्स, ध्यान रखिएगा. सेक्शन 270A8 जहाँ पे अंडर रिपोर्टेड इनकम इज इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी मिस रिपोर्टिंग देयरऑन. So 200% of amount of tax payable on the under reported income. So penalty जो होता है वो ऑटोमेटिक नहीं होता है. हमेशा अपॉर्चुनिटी दी जाती है किसी भी असेसी को कि आपको पेनलाइज करने से पहले वो आपसे पूछते हैं कि क्यों ना आपको पेनलाइज किया, आपने ये किया है, इसीलिए हम आपको पेनलाइज करना चाहते हैं. मिनिमम एंड मैक्सिमम पेनल्टी का हमेशा क्लॉज अवेलेबल होता है. ये डिपेंड करता है कि आपने कैसा नेचर ऑफ डिफॉल्ट किया है. तो आप देख सकते हैं अंडर रिपोर्टिंग का उन्होंने दिया हुआ है 50%, एंड अंडर रिपोर्टिंग ड्यू टू मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस रिपोर्टिंग है तो उस पर 200% है. मेरी प्रीवियस वाली स्लाइड आप चेक कर सकते हैं. ओके, मैं दिखा रही आपको दोबारा से. सो नाउ वी हैव हियर द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में रिड्यूस और वेव. वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई हैं. हमेशा से ही ये डिस्क्रिशनरी पावर्स है कि वो इसे रिड्यूस कर सकते हैं या पेनल्टी का अमाउंट वेव कर सकते हैं अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड है. मेरे साथ एंड तक बने रहिए, मैं सारी ही चीजें इसमें डिस्कस करूंगी. कोई भी चीज हम कोशिश करेंगे, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कोई भी चीज मिस आउट ना करूं. आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए सो दैट आप कोई चीज मिस आउट ना करें. The assessee should voluntarily and in good faith make full and true disclosure of income prior to the detection of concealment by the assessing officer. कई बार क्या होता है, असेसमेंट करते समय पे आपको भी कई बार ऐसा रियलाइज हो जाता है कि कुछ मिस हो गया, सो आप खुद ही उसे डिक्लेयर कर दीजिए. इसके पहले डिपार्टमेंट आपको पकड़े, आप डिक्लेयर कर दीजिए कि गलती हो गई. तो इसमें क्या है ना, देखिए पेनल्टी के क्लॉजेस जो होते हैं वो मेंस रिया पे अप्लाई करते हैं कि देयर हैज टू बी कल्प्रिट इंटेंशन. पेनल्टी आपके ऊपर तभी लगाई जाती है, सजा तभी मिलती है जब आपको दोषी पाया जाता है. तो दोषी अगर आपको डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया तो फिर आप दोषी 100% साबित हो जाते हो. फिर आप उसको लड़ते रहो, वो बात की बात है, एंड बाद में जीतोगे नहीं जीतोगे वो भी क्वेश्चन मार्क होता है. बट इन केस अगर आपको कहीं भी किसी भी स्टेप पर रियलाइज होता है कि देयर इज समथिंग व्हिच हैज बीन मिस्ड आउट, तो आप उसे जरूर डिपार्टमेंट को लिख के उसे रेक्टिफाई कीजिए. मतलब आप नोटिस में लाइए डिपार्टमेंट को, सो दैट उनको ना लगे कि आप छुपा रहे हैं. वो प्रूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप छुपा रहे हैं. नो एसएससी कैन एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम वेवर ऑफ रिडक्शन ऑफ पेनल्टी इम्पोज. राइट नहीं है, आप सिर्फ प्लीड कर सकते हैं. जैसे ऊपर वाले पॉइंट नंबर 2 में मैंने ये कहा है कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है उसे रिड्यूस करने की या उसे वेव करने की. But then you have to be sure it's not your right. आप सिर्फ प्लीड कर सकते हैं अपने आप को. In a fight against tax evasion, the imposition of monetary penalty alone is not sufficient. The prospect of landing in jail is far more dreaded consequence and it works as a deterrent. तो ये मैं ऑलरेडी बता चुके हूँ कि ये थोड़ा सा हार्श प्रोविजन है, कभी कभी जरूरत पड़ती है, सो प्रोविजन होना भी जरूरी है. सो पार्लियामेंट ने ऐसे ही डेटरेंट लॉज एनैक्ट किए हैं सो दैट इम्प्लीमेंटेशन हो सके टैक्स लॉस का सही तरीके से. तो इसमें एक सेपरेट चैप्टर बनाया हुआ है, चैप्टर 22 इनकम टैक्स एक्ट में, जिसमें ऐसे ऑफेंसेस दिए गए हैं एंड उसका पनिशमेंट फीस के साथ एंड इम्प्रिजनमेंट के साथ दोनों ही तरीके से उसे दिया हुआ है. ये भी बहुत एलाबोरेटिव टॉपिक है. इसे मैंने यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल लाइनर में कवर किया है. इसके ऊपर भी अपने आप में 2-3 घंटे का वीडियो बन सकता है, बिकॉज इसमें बहुत सारे इंस्टेंसेस दिए हुए हैं जहाँ पे वेरियस अमाउंट्स ऑफ पेनल्टीज एंड क्लॉजेस हैं. सो नो पेनल्टीज इम्पोजेबल फॉर एनी फेलियर अंडर सम स्पेसिफाइड सेक्शंस. ये भी हम आगे देखेंगे कि अगर कुछ कंडीशंस आप सेटिस्फाई करते हो तो आपके ऊपर कोई पेनल्टी इम्पोज नहीं होगी. सो द पेनल्टी रेट्स जैसे कि मैंने आपको बताया 50% इन केस ऑफ अंडर रिपोर्टिंग एंड अगर 200% है अगर वो अंडर रिपोर्टिंग इनकम अंडर रिपोर्ट किया है ड्यू टू मिस रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स.
So the NEAC and the AO or CIT appeal or the appeal union during the any course of proceedings may direct any person who has underreported to pay penalty in addition to tax. तो मैंने अभी जो आपको असेसमेंट ऑर्डर बताया था उसमें आप देख सकते हैं वो जो ऑर्डर पास हुआ था वो NEAC ने किया था एंड उसमें उन्होंने सेक्शन 270 में पेनल्टी का क्लॉज डाला हुआ है. सो नाउ अ पर्सन शुड, अभी हमने बहुत अंडर रिपोर्टेड की बात कर ली. अब एग्जैक्टली क्या होता है अंडर रिपोर्टिंग उसे हम इस वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, स्टे विथ मी. इसका एक एक वर्ड पढ़ने लायक है. अ पर्सन शैल बी कंसिडर्ड टू हैव अंडर रिपोर्टेड हिज इनकम इफ द इनकम असेस्ड इज ग्रेटर देन द इनकम डिटरमाइंड इन द रिटर्न प्रोसेस अंडर सेक्शन 143(1)(a). आपकी इनकम असेस जो उन्होंने की है वो ज्यादा है, जो आपने रिटर्न इनकम बताई है उससे ज्यादा आपने अंडर रिपोर्टिंग की है. ओके, द इनकम असेस इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स वेयर नो रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन फर्निश्ड. अगर इनकम आपने ITR फर्निश नहीं किया है तो भी आपकी जो इनकम अगर उन्होंने आपको नोटिस भेजा है सेक्शन 147 148 में रिटर्न फर्निश करने के लिए और आपकी जो असेस इनकम है वो ग्रेटर है तो भी आपको प्रॉब्लम है. The income assessed reassessed is greater. यहाँ पे रीअसेसमेंट की भी बात आ गई है. मतलब आपने जो भी इनकम दी है उससे अगर कोई ज्यादा इनकम डिपार्टमेंट असेस करता है तो आप समझ लीजिए अंडर रिपोर्टिंग. अंडर रिपोर्टिंग है या वो मिस रिपोर्टिंग है वो डिपार्टमेंट उसमें डिसाइड करेगा. तो यहाँ पे मैट की प्रोविजंस भी है. अगर मैट के प्रोविजंस में भी आपके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो 115 JB एंड 115 JC जो भी क्लॉज एप्लीकेबल होता है और जो आपकी रिटर्न इनकम आपने दिखाई है उसमें जो डिफरेंस आता है उसमें भी आपको अंडर रिपोर्टिंग अप्लाई हो जाती है. The amount of deemed total income assessed as per the provisions of section 115 JB or section 115 JC is greater than the maximum amount not chargeable to tax. So ये बेसिक वाली क्लॉजेज ही हैं सारे कि आपकी जो इनकम है जो मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से अगर ज्यादा आपकी इनकम आ रही है जो आपने नहीं बताई है देन देयर इज अ प्रॉब्लम. The income assessed or reassessed has the effect of reducing the loss. तो अगर लॉस भी रिड्यूस होता है तो हो सकता है वो बाद में लॉस इनकम में कन्वर्ट हो जाए तो उसमें भी अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस रिपोर्टिंग अप्लाई हो जाती है. तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है. बेसिक इसका बेसिक फंडा ही ये है कि जो इनकम आपने बताई है उससे ज्यादा आपकी इनकम असेस हो रही है एंड ये प्रूव हो जाता है कि वो आपकी अंडर रिपोर्टेड इनकम है देन पेनल्टी का क्लॉज इज very much applicable to you. Underreported income shall not include following cases. ये कुछ cases हैं जहाँ पे अंडर रिपोर्टिंग वाला क्लॉज आपका खारिज हो जाएगा. That means there would be no penalty on you. This is again a very important slide क्योंकि अगर पहली वाली स्लाइड में गलती से आप फंस जाते हो, ये वाली जो स्लाइड है इसमें मैंने पॉइंट्स नंबर A to G तक जो बताए हैं, अगर इसमें कहीं भी आप फंसते हो तो आप मेरी नेक्स्ट वाली स्लाइड पर आ जाइए. इसमें आपके पास बचने के ऑप्शंस हैं. वो कैसे हैं आप इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि इनमें से कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो आपके लिए एप्लीकेबल है. In the following cases, even if an addition disallowance is made in any assessment, reassessment, the assessee shall not be deemed to have underreported any income. Thus, a case could not be treated to be of underreporting of income if the assessee has offered an explanation. कोई भी एडिशन अगर डिपार्टमेंट ने किया है, ऑफिसर ने किया है, आपने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि आपके पास एक वजह थी कि आपने ऐसा क्यों किया. Okay, this is an explanation that you are giving. The AO etc. is satisfied that said explanation is bona fide. AO भी उससे ओके करता है. ये वाले वो केसेस है ना जहाँ पे AO ने जबरदस्ती एड हॉक डिसअलाउंसेस किया हुआ है. बहुत एड हॉक डिसअलाउंस वाले केसेस आते हैं जिसमें AO सिर्फ अज्यूम करता है कि ये आपने अंडर रिपोर्ट किया है या ये आपने मिस रिप्रेजेंट किया है, बट देन उसका अजम्पशन कैन नॉट बिकम द बेसिस ऑफ गिविंग द पेनल्टी, रेजिंग द पेनल्टी. The assessee has disclosed all material facts to substantiate the explanation. अब मेरा जो ये केस है जिसमें 270A इनिशिएट हुआ है
इसमें बहुत क्लियरली हमने सारे मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज किए हैं, हमने इनवॉइसेस लगाए हैं, बिल्स लगाए हैं, सब कुछ लगाया है। इन उसके बाद भी असेसिंग ऑफिसर ने उसमें डिसअलाउंस किया हुआ है। एंड अगर वो उसमें मिस रिपोर्टिंग, अंडर रिपोर्टिंग जो भी क्लॉजेस लगाए, बट देन आई ऑलवेज हैव एन एक्सप्लेनेशन टू डिफरेंशिएट माय फैक्ट्स। मैं हमेशा मटेरियल फैक्ट्स दे सकती हूँ, उन्हें हमेशा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे सकती हूँ। इसीलिए here disclosure of all material facts means disclosure of primary facts only and it cannot be an endless disclosure requirement। ये बहुत ही important सबसे सबसे अच्छा पॉइंट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला पॉइंट, बिकॉज वो आप एवरीथिंग अंडर द सन आप उसको नहीं बता सकते। जो उस केस के लिए रेलेवेंट है, प्राइमरी फैक्ट्स आपने डिस्क्लोज किया, आई थिंक वो सफिशिएंट है। बिकॉज यहाँ पे आपका इंटेंशन समझ में आता है। ये जो पूरा पेनल्टी का जो चैप्टर है ना, चाहे वो कोई सा भी सेक्शन हो, पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन, ये जो दो चीजें हैं, तो मैलिफाइड इंटेंशन नजर आना चाहिए। देयर हैज टू बी मैलिफाइड इंटेंशन एंड उस पर आपने एक्ट किया हुआ है कि जिसकी वजह से रेवेन्यू को लॉस हुआ है। अगर ये साबित होता है तभी आपके ऊपर ये पेनल्टी के क्लॉजेस एंड वो सारी चीजें अप्लाई होती हैं। तो अगर आपने कहीं भी फैक्ट्स डिस्क्लोज किए हैं, प्राइमरी फैक्ट्स डिस्क्लोज किए हैं, तो उससे पता चलता है कि आपके पास कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है कि आप कुछ छुपाना चाहते हैं। बाद में इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो कुछ कहेगा, आप कुछ कह सकते हैं सेम पॉइंट पे, क्योंकि बेसिक फैक्ट्स को उसने कभी भी डिसअलाउ नहीं किया है, बेसिक फैक्ट्स उन्होंने एक्सेप्ट किया है। ओके, ये मैं आपको ऑर्डर जब पढ़ के बताऊंगी, जब मैं आपको ड्राफ्टिंग बताऊंगी, हम तब उस पर चलेंगे। So immunity from penalty order, penalty only in case of under reporting, misreporting में आपको immunity नहीं मिलती है। Immunity आप अपने आप में, it's a very beautiful new clause inserted for the penalty, and इसमें अपने आप में एक घंटे से भी ज्यादा का वीडियो बन सकता है। अगर मैं उसको कंसाइज रखा तो 1 घंटे में फिनिश हो जाएगा, अदरवाइज 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो बन सकता है इस पे भी। सो इसे हम अभी यही पढ़ते हैं, सो दैट हम अपने मेन टॉपिक से डाइवर्ट ना हो, क्योंकि मुझे आपको इस वाले वीडियो में हम ऑर्डर भी देखेंगे एंड उसका रिस्पॉन्स कैसे सबमिट करना है वो भी देखेंगे। सो लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। द केसेस ऑफ मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम शैल बी फॉलोइंग नेमली। अब हम मिस रिपोर्टिंग पे आ गए, अभी तक हम अंडर रिपोर्टिंग पे थे, नाउ मिस रिपोर्टिंग। मिस रिपोर्टिंग में आप देखिए जो वर्ड्स हैं ये बहुत क्लियर बताते हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, मतलब आपने गलत रिप्रेजेंट किया है या आपने फैक्ट्स को सप्रेस किया है। फेलियर टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, आपने इन्वेस्टमेंट्स रिकॉर्ड ही नहीं किए हैं। इन्वेस्टमेंट्स रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आपकी इनकम भी रिकॉर्ड नहीं होगी। ओके, सो दिस इज अ मैलिफाइड इंटेंशन। आपने रिकॉर्ड क्यों नहीं किए, या तो फिर आप साबित कर सको कि मेरे क्यों नहीं गलती वो जो भी थी आप साबित कीजिए। बट ये जो केसेस है ना, ये केसेस बहुत क्लियर है, ये लाउड एंड क्लियर होते हैं कि आपने क्यों नहीं रिकॉर्ड किया। क्लेम ऑफ एक्सपेंडिचर नॉट सब्सटैंशिएटेड बाय एनी एविडेंस, आपने एक्सपेंडिचर का क्लेम डाल दिया है बट आपके पास उसका कोई भी इनवॉइस नहीं है, खर्चे का कोई प्रूफ नहीं है। सो यहाँ पे भी देयर इज अ मैलिफाइड इंटेंशन। रिकॉर्डिंग ऑफ एनी फॉल्स एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये जो इन्होंने जो ये पॉइंट्स डाले बहुत टाइम टेस्टेड पॉइंट्स है। इसमें हमेशा एसएससी को प्रॉब्लम होती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा कि कहीं भी आप इन चीजों की वजह से ना फंसे। कई बार मैलिफाइड इंटेंशन नहीं भी होता है बट आप उसे साबित नहीं कर पाते हो कि आपको कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं है। साबित करना इज अगेन एन इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसीलिए वहां पे ड्राफ्टिंग का बड़ा रोल आता है। अब तो सारी की सारी रिटर्न ड्राफ्टिंग्स होती हैं, सो बी केयरफुल। रिटर्न सबमिशंस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है एंड उसमें मैंने बताया आपको कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, सो दैट आप अपनी बात को कह सके डिपार्टमेंट के सामने। हाउ टू ड्राफ्ट वो भी मैंने उसमें बताया हुआ है एंड इट्स वेरी नाइस। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, सो दैट ड्राफ्ट जब आप करें तो आपके पास एक पीछे बैकग्राउंड मटेरियल तैयार रहे, आपका माइंडसेट बन जाए कि आपको ड्राफ्टिंग करनी कैसे है। उसके लिए ही वो वीडियो है एंड आप उसको देखें। इसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि पेनल्टी की क्लॉज में आपको क्या रखना है। नेक्स्ट इज रिकॉर्डिंग ऑफ एनी फॉल्स एंट्री। ओके, फेलियर टू रिकॉर्ड एनी रिसीट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैविंग अ बेयरिंग ऑन टोटल इनकम। ओके, ये भी है, आपने कोई रिसीट रिकॉर्ड नहीं करी है जिसकी वजह से मेरी टोटल इनकम दिख नहीं रही है, इसलिए वो अंडर रिपोर्ट हो गई या मिस रिपोर्ट,
यहाँ पे जानबूझ के ही वो ही बोलेंगे जानबूझ के किया है आपने, अनलेस यू प्रूव कि वो जानबूझ के नहीं हुआ है, वो मुश्किल है। Failure to report any international transaction or any transaction deemed to be an international transaction or any specified domestic transaction to which the provisions of section 10 apply, chapter 10 apply. तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन डीम टू बी इंटरनेशनल, अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है, आप वहां पे बिल्कुल नहीं कह सकते डिपार्टमेंट से कि ये मेरा कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं था। सो आप इस चीज का ध्यान रखिए। क्वांटम क्वांटम में तो आप जानते हैं कि अगर अंडर रिपोर्टेड है मिस रिपोर्टिंग की वजह से पेनल्टी आपको 200% की आती है। अभी अंडर रिपोर्टिंग इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ मिस रिपोर्टिंग मैं आपको इसका बताती हूँ कि ये नोटिस कैसे आता है। जब ऐसा नोटिस आएगा आपके पास जिसमें ये लिखा है कि आपने इनकम अंडर रिपोर्ट की है इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनी मिस रिपोर्टिंग, तो आप समझ लीजिए डिपार्टमेंट आप पे 200% की पेनल्टी लगाना चाह रहा है। मैं आपको ऐसा एक ऑर्डर भी बता देती हूँ। मेरे पास ये सारे ऑर्डर्स हैं बिकॉज हम इसे डे इन एंड आउट करते हैं एंड इट्स आई टेल यू ये बहुत मजेदार चीज है टू रीड सच ऑर्डर्स। डिपार्टमेंट हमें क्या कहना चाहता है, हम डिपार्टमेंट को कैसे जवाब देते हैं, वो अपने आप एक बहुत मजेदार चीज है। सो हियर आई एम विद द नोटिस। So this is notice for penalty under section 274. Read with section 270A of Income Tax Act 1961. इसको मैं पढ़ लेती हूँ, ज्यादा बड़ा नोटिस नहीं है। Whereas in the course of proceedings, आपको ध्यान है मैंने आपको ये वाला ऑर्डर बताया था। ओके, इस ऑर्डर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये मुझ पे पेनल्टी का क्लॉज लगा सके, पर फिर भी उन्होंने क्योंकि ये लाइन लग यहाँ पे डाल दी है। मेरे इस केस में सारे एड हॉक डिसअलावेंसेस हैं एंड उसके बाद भी इन्होंने पेनल्टी इनिशिएट की है, कोई नहीं। सो आई एम हियर बैक। Whereas in the course of proceedings before me for the assessment year 18-19, it appears to me that you have underreported income, which is in consequence of misreporting thereof. आप देख रहे हैं ये जो which is in consequence of misreporting। अब मैं आपको अपनी स्लाइड पे लेके चलती हूँ, ठीक है? इसको पूरा और आगे पढ़ लेते हैं। You are required to show cause why an order imposing penalty under section 270A of Income Tax Act 1961 should not be passed. You are required to submit your reply. ये कैसे करना है ये भी मैं आपको बता दूंगी। कितने शानदार तरीके से लिखते हैं। 23.59 hours, that means 26 तारीख खत्म होने से पहले आपको इसको सबमिट करना है। In case reply is not submitted, the order shall be passed without the benefit of your explanation. ये लाइन भी डालना जरूरी है डिपार्टमेंट को। ओके, सो नो चांस टू यू। अगर आपने स्किप कर दिया नोटिस, नो चांस। सो बी केयरफुल। तो अब मैं आपको ये बता दूं which is in consequence of misreporting thereof। तो मैं आपको दोबारा से अपनी इस वाली स्लाइड पे लेके आती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है where under reported income is in consequence of any misreporting thereof। तो देखिए पूरा का पूरा सेक्शन as it is लिखा हुआ है। You have under reported income which is in consequence of misreporting thereof। That means वो ये आपको 200% की पेनल्टी लगाना चाहते हैं। 200% ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। तो आप समझ सकते हैं डिपार्टमेंट की कैसी तैयारी है और आपको अब उससे कैसे बचना है। अब हम बाकी के स्लाइड्स में वही डिस्कस करेंगे। पेनाल्टी लॉ जो है वो रिवैम्प हो गया है, जैसे मैंने आपको बताया। 271(1)(c पहले होता था पेनाल्टी फॉर कंसीलमेंट ऑफ इनकम, furnishing of inaccurate particulars to under reporting। मतलब ये law has been revamped and shifted from concealment of or furnishing inaccurate particulars to under reporting and misreporting of income। However, similar to erstwhile penalty law, if initiation of penalty does not have its genesis from the assessment order, तो जो अभी हमने डिस्कस किया ये वही है। पेनल्टी प्रोसीडिंग्स वुड बी void ab initio। अब क्योंकि मेरे असेसमेंट ऑर्डर में उन्होंने एक वो लाइन डाल दी है सबसे एंड में, तो अब मैं उसको डिनाई नहीं कर सकती। तो void ab initio वाला क्लॉज खत्म हो गया। बट अगर आपके पास कोई ऑर्डर ऐसा है जिसमें पेनल्टी का क्लॉज रेज नहीं हुआ है, बाद में सब्सिक्वेंटली उन्होंने उस ऑर्डर को रेफरेंस देते हुए पेनल्टी रेज करी है, नोटिस भेजा है, देन आप बहुत क्लियरली एक सिंपल रिप्लाई, सिंगल लाइनर का रिप्लाई दे सकते हो दैट दिस पेनल्टी प्रोसीडिंग इज void ab initio। बात वहीं खत्म हो जाती है। ध्यान रखिएगा, आप इस वाले पॉइंट को नोट कर लीजिए, कहीं दिमाग में भी कहीं नोट कर लीजिए, या डायरी हो तो प्लीज इसे नोट कर लीजिए कि हमेशा आपको सबसे पहले ये चेक करना है
मैंने जब रिटर्न सबमिशंस वाला वीडियो बनाया है जो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, उसमें आप देखिए मैंने बहुत क्लियर छोटे छोटे टिप्स दिए हुए हैं कि रिटर्न सबमिशंस बनाते समय आपको किस चीज का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला मेरा हिंट यही है कि पहले तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि क्या है असेसमेंट ऑर्डर में, क्योंकि हम वो पेनल्टी वाला ग्राउंड भी लेते हैं। ग्राउंड्स ऑफ अपील ड्राफ्ट करते समय, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स बनाते समय भी मैंने इस पॉइंट को हाईलाइट किया है। ये सब एक दूसरे से इतने इतने इंटरलिंक्ड एंड इंटरकनेक्टेड होते हैं, अगर एक जगह पे वो पॉइंट नहीं है तो दूसरी जगह पे कहीं से भी नहीं आ सकता है। इट इज ऑल लिंक्ड। असेसमेंट प्रोसीडिंग्स, उसके बाद असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में आपने जो रिप्लाई सबमिट किया है, उसके बाद आपका असेसमेंट ऑर्डर आता है, असेसमेंट ऑर्डर के बाद आपके पास नोटिस आता है, डिमांड नोटिस आता है असेसमेंट ऑर्डर के साथ। उसके बाद आपको फॉर्म नंबर 35 ऑर्डर पढ़ना है, ऑर्डर के स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स बनाने हैं, ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाने हैं, रिटर्न सबमिशंस बनाने हैं, पेनल्टी का रिप्लाई देना है। तो ये उसी सीरीज में हम चल रहे हैं एंड उसी के ये वीडियोस हैं। ये आपको सब, आप अगर आप इसको बहुत शांति से ये पूरा फेसलेस प्रोसीडिंग के वीडियोस देखते हैं, देन आपको एक पूरा आइडिया आ जाएगा, पूरा जिस्ट आ जाएगा कि आपको इस पूरे प्रोसेस में कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड एंड इंटरकनेक्टेड है। Okay, going ahead now. Moreover, as the amount of penalty payable for underreporting is 50% and misreporting is 200%, varies substantially and immunity can be applied only in case of underreporting. आप इस बात का ध्यान रखिए। इम्यूनिटी वाला जो मैंने आपको क्लॉज बताया था पहले वाली स्लाइड में, कहाँ है ये वाला पॉइंट देखिए आप। इम्यूनिटी फ्रॉम पेनल्टी ओनली इन केस ऑफ अंडर रिपोर्टिंग। तो अगर अंडर रिपोर्टिंग का केस है तभी आपको इम्यूनिटी मिलती है। इम्यूनिटी कैसे मिलती है उसका पूरा एक अपना प्रोसेस है, उस पर भी इन केस अगर आपको वीडियो जल्दी चाहिए तो मुझे लिखिएगा, नहीं तो वो भी धीरे 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 आपको कुछ समय में आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। सो हियर वी हैव दिस under reporting. Therefore, the AO has to clearly specify in the assessment order whether penalties for under reporting or misreporting. तो मैंने आपको ऑर्डर में पढ़ के बता दिया है, वहां पे क्लियर है एंड आपको फिर उसी हिसाब से अपने आंसर्स तैयार करने हैं। इफ देयर इज नो सच क्लियर डिमार्केशन और इन एनी अदर वर्ड्स इफ नॉन रेलेवेंट क्लॉज इज नॉट स्ट्रोक्ड ऑफ, ये पहले प्रिंटेड नोटिस आते थे उसमें कुछ काटा नहीं है तो पहले कभी कोई ध्यान नहीं देता था, पर अब बहुत ध्यान देना है कि अगर दोनों चीजें लिखी हैं, अंडर रिपोर्टिंग भी लिखी है एंड मिस रिपोर्टिंग भी लिखी है, तो आप समझ लीजिए कि फिर वो नोटिस भी बेकार है, क्योंकि देयर हैज टू बी अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, क्योंकि अंडर रिपोर्टिंग में 50% है, मिस रिपोर्टिंग पे 200% है। दोनों चीजें कैसे लगा लेंगे? 250% की पेनल्टी थोड़ी स्पेसिफाइड है। ओके, तो वो वेग क्लॉज है। वेग क्लॉज के लिए हम कभी भी कोई रिप्लाई सबमिट नहीं करेंगे। I mean, हम उसमें उसकी दलीलों में नहीं जाएंगे, हम उसको जड़ से ही खारिज करेंगे। ओके, वॉइड ऐप इनिशियो करेंगे उससे शुरू से ही। If there is no such clear demarcation and in penalty notices both the clauses under reporting and misreporting are specified, then such penalty proceedings will be invalid. Exactly in it. Okay. So now let us come back. अब मैं इसमें अब जो हमारा सेशन चलेगा वो ड्राफ्टिंग का चलेगा। ओके, कि अब हमें रिस्पॉन्स कैसे सबमिट करना। अभी देखो हमने नोटिस के बारे में जाना कि पूरा जो पेनल्टी का क्लॉज है सेक्शन 270 में कैसे पेनल्टी वो इनिशिएट करते हैं। उसके बाद उन्होंने नोटिस भेजा, नोटिस भी मैंने आपको रीड आउट करके बताया है। एंड फिर उसके बाद अब हम आ गए इसकी अपीलेट प्रोसीडिंग्स पे। तो मैं आपको ऑनलाइन लेके चलती हूँ इनकम टैक्स की वेबसाइट पे। सो मैंने अपने आप को लॉग इन कर लिया है एंड इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल्स ऑफ आउटस्टैंडिंग डिमांड, मैंने वर्क लिस्ट पे क्लिक किया है, फॉर एक्शन में गई हूँ एंड उसके बाद ई असेसमेंट प्रोसीडिंग्स पर हूँ। तो मैंने अभी जो आपको असेसमेंट ऑर्डर बताया था वो ये है। इस असेसमेंट ऑर्डर में ही मैंने आपको बता दिया था, तो आप देखेंगे इसमें उन्होंने पेनल्टी इनिशिएट कर दी थी 156 का नोटिस और ये आ गया है, तो इसमें पेनल्टी वाला क्लॉज भी है। अब मैं आपको पेनल्टी प्रोसीडिंग्स जो है आप यहाँ देख सकते हैं, अलग से इसका नोटिस भी आ चुका है, इसीलिए वो यहाँ पर ई प्रोसीडिंग्स वाले ऑप्शन में दिख रहा है। तो मैं इसे क्लिक करूंगी। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें आपको यहाँ पे नोटिस मिल जाएगा। सेक्शन नोटिस अंडर सेक्शन 270A आ चुका है।
ये शो कॉज नोटिस है। शो कॉज नोटिस देना बहुत जरूरी होता है, बिना शो कॉज नोटिस के कोई भी पेनल्टी इनिशिएट नहीं हो सकती। एंड उसके बाद मैंने इसमें रेस्पॉन्स भी सबमिट किया है। अब रेस्पॉन्स मैंने क्या सबमिट किया है, कैसे ड्राफ्ट किया है, वो मैं आपको बताऊंगी। आप यहाँ से व्यू करके देख सकते हैं जो मैंने सबमिट किया है। तो मैंने खुद ही सेल्फ सबमिट किया है। मैंने इसमें जवाब दे दिए हैं, 2 बार 3 बार जवाब ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अब इसका रिस्पॉन्स कैसे फाइल करना है, इसको हमें कैसे ड्राफ्ट करना है, मैं उसकी तरफ आपको लेके चलूंगी। पर सबमिट हमें यहीं से करना है। अभी ये प्रोसीडिंग्स फिनिश ऑफ नहीं हुई है, इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। तो मैं इसी वाले ऑप्शन से, अगर मुझे दोबारा कोई रिप्लाई सबमिट करना है तो मैं फिर से यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे जाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ड्राफ्टिंग की तरफ लेके चलूंगी। तो पहले तो हम अपील यूनिट का काम देख लेते हैं कि वो हमें द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 21 of the Act shall apply to penalties imposable in accordance with the said scheme subject to the following exceptions, modifications and adaptations। तो इसमें अपील यूनिट जो है, मैं इसे क्विकली ले लेती हूँ क्योंकि ये प्रोसीजरल पार्ट है। अपील यूनिट जो है वो नोटिस देगा, डायरेक्शन देगा इनिशिएशन ऑफ पेनल्टी के लिए। तो मेरे पास नोटिस आ चुका है। दी NFAC यानी कि नेशनल फेसलेस अपील सेंटर जो है वो ऐसा नोटिस आने पर एपेलेंट को सर्व करेगा, तो वो मुझे सर्व हो चुका है। और ये जो शो कॉज है एज टू व्हाई पेनल्टी शुड नॉट बी इम्पोज्ड, ये नोटिस मैं आपको बता चुकी हूँ। The appellant shall file a response to the show cause notice within the due date time specified in such notice। Okay, तो मैंने आपको वो नोटिस भी बता दिया है। तो इसमें ड्यू डेट भी दी है और टाइम भी स्पेसिफाई किया हुआ है। इस नोटिस में 4 पॉइंट्स का नोटिस है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कट नोटिस है, कोई भी अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट दिया नहीं है इसमें। तो इसमें टाइम भी दिया हुआ है कि आपको कब तक इसे सबमिट करना है। इसमें रीजन दिया हुआ है कि आपको ये नोटिस क्यों आया हुआ है, किस सेक्शन में नोटिस दिया हुआ है वो दिया हुआ है। अब वो जवाब कैसे सबमिट करना है वो दिया हुआ है, और आपको कब तक सबमिट करना है वो दिया हुआ है। और अगर आप जवाब नहीं सबमिट करते हो तो वो इसको फाइनल ट्रीट करके इसका ऑर्डर पास करेंगे, इन्होंने वो भी बताया हुआ है। So we are back here and the appellant shall file a response to the show cause notice within the date and time। Yes, हमें डेट और टाइम का बहुत ध्यान रखना है। सब कुछ ई मोड में है, तो आप जिस समय फाइल करेंगे उस समय वहां की डेट टाइम आ जाएगी। आगे जाके आप नहीं कह सकते कि मैंने सारा टाइमली कंप्लायंस किया है, इसलिए अपने आप को सेफ रख के चलिए। समय पे आप अपना जवाब दीजिए। समय पे जवाब नहीं दे पा रहे हो तो मैंने उसका भी रास्ता बताया हुआ है कि आपको क्या करना है। आपको अप्लाई करना है एडजॉर्नमेंट के लिए, आपको टाइम सीक करना है। एडजॉर्नमेंट की एप्लीकेशन कैसे बनानी है उसका भी वीडियो मेरे चैनल पर है, नहीं मिले तो मुझे बताइएगा, आई विल शेयर इट टू यू। So now we are coming to the next point. The National Faceless Appeal Center shall assign the recommendation for initiation of penalty proceedings along with the response filed, if any, by the appellant। तो ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम से सारा काम चलता है। Appeal unit shall, after taking into account all the relevant material available on record, including the response file, appellant or any other person, prepare a draft order and send a copy। अब हम हमारे स्टेप से एक कदम आगे आ गए हैं। यहाँ पर अभी हमें जवाब सबमिट करना है, और जवाब सबमिट करने के लिए मैं आपको ड्राफ्टिंग की तरफ लेके चलती हूँ। Stay with me। So I am here on the notice का रिप्लाई। तो मैंने यहाँ पे ये बेसिक डिटेल्स लिखी हुई है, 2 का कैप्शन, ओपनिंग सैल्यूटेशन और रेफरेंस दिया हुआ है पेनल्टी नोटिस, एंड उसके बाद मैंने अपनी डिटेल्स दी हैं। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे बहुत क्लियर लिखा हुआ है, रिप्लाई सबमिट कर रही हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो मैंने शुरू का ही लिखा हुआ है, अपनी बेसिक डिटेल्स दी हुई है कि मैंने कब अपना ITR फाइल किया और ये कैसे हुआ। मैंने फिर उसके बाद यहाँ पर बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन मेरा स्टार्ट हो रहा है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे केस में मैं आपको ऑर्डर की तरफ पहले एक बार ऑर्डर फटाफट से हम ऑर्डर देख लेते हैं, सो दैट हम बिल्कुल क्लियरिटी के साथ चले। आपको इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप जब अपना कोई भी ड्राफ्ट, वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए। सो मैं आपको शुरू में लेके चलती हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत जो
एडिशंस किए हैं वो एडहॉक बेसिस पे किए हुए हैं। क्विकली मैं आपको बता दूं, ये देखिए, दिस शोज दैट ऑल द बिल्स सबमिटेड बाय एसएससी आर नॉट जेन्युइन। अब एसएससी ने बिल सबमिट किए हैं, आप कह रहे हो वो नॉट जेन्युइन है, एंड इसमें लिखा है एंड द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस बिल्स आर डाउटफुल। बस इतने एक लाइन लिख दी इन्होंने और कह दिया कि डाउटफुल है। अब इनको कैसे डाउटफुल है वो नो वन नोज, इन्होंने बताया नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये जो दो सेंटेंस लिखे हुए हैं इसकी वजह से, और फिर उन्होंने इसमें और भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो कैसे आए हैं इस कंक्लूजन पे। दूसरी चीज इसमें ये लिखा हुआ है कि उन्होंने एडहॉक बेसिस पे डिसअलाउ किया है। मतलब मैंने अपने उसमें जो एक्सपेंसेस दिए थे उसमें से इन्होंने एडहॉक बेसिस पे डिसअलाउ कर दिया है। अब हम आते हैं इस वाली लाइन पर, देखिए, पेनल्टी अंडर सेक्शन 270 है सेपरेटली इनिशिएटेड फॉर अंडर रिपोर्टिंग ड्यू टू मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम अंडर दी अबव हेड्स। इसके नीचे भी इन्होंने ये लाइन बिल्कुल बढ़िया तरीके से लिख दी है। कोई बात नहीं, हम अपने इसीलिए तो अब हमें रिप्लाई सबमिट करना पड़ रहा है, बिकॉज वो इसे अंडर रिपोर्टिंग ड्यू टू मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम कह रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू initiate the highest penalty, that is 200% penalty of the tax amount। तो अब हम इसमें, इन्होंने इसमें नीचे ये भी दिया हुआ है, आप देखिए, बिफोर पासिंग दिस ऑर्डर, ये तो ऑर्डर को पास करते समय का शो कॉज है, ड्राफ्ट ऑर्डर उन्होंने भेजा है। तो अगर आप कोई ओरल सबमिशंस भी करना चाहते तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसको कर सकते थे। ओके, तो मैंने आपको ये बता दिया कि एडहॉक डिसअलाउंस है। तो अब हम अपने रिप्लाई की तरफ दोबारा से चलते हैं। तो मैंने अपने इस रिप्लाई में बहुत शानदार तरीके से लिखा हुआ है कि ये जो सारे के सारे जो हैं ये डिसअलाउंसेस एडहॉक डिसअलाउंस है, एंड एडहॉक डिसअलाउंस के ऊपर कोई भी पेनल्टी रेज नहीं होती है। ये मैंने अपना बिजनेस एक्सप्लेन कर दिया है कि मेरा बिजनेस कैसा है इस वाले पैराग्राफ में, एंड बिजनेस को एक्सप्लेन करते हुए मैंने अपने रीजंस दिए हुए हैं कि हमने शुरू में फैक्ट्स लिखे हैं, ये बिल्कुल रिटन सबमिशन की तरह ही है। मैंने आपको यहाँ बता दिया कि यहाँ पहले वाले लाइन में हमारे पहला वाला जो पैराग्राफ है इसमें हमने फैक्ट्स लिखा हुआ है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारा एडहॉक डिसअलाउंस किया वो लिखा है। अब हम उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये एडहॉक डिसअलाउंस नहीं है और कहीं भी मिस रिप्रेजेंटेशन और सेपरेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं है ये। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसके बाद मैंने इसमें ये भी लिखा हुआ है कि मैंने अपील फाइल की हुई है बिफोर द कमिश्नर ऑफ अपील्स, और मैंने इसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर भी दिया हुआ है कि मैंने कब फाइल करी है अपील, और इसीलिए लिखा है कि पेनल्टी प्रोसीडिंग्स को वो कृपया रोक दें सो दैट अपील डिसाइड हो जाएगी, तो एडहॉक डिसअलाउंसेस खत्म हो जाएंगे, एंड जब एडहॉक डिसअलाउंसेस खत्म ही हो जाएंगे तो फिर आपकी ये पेनल्टी का कोई भी नोटिस होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मेन ऑर्डर ही खत्म हो जाएगा तो फिर आपका पेनल्टी तो कहीं भी सस्टेन नहीं होता है। ओके, सो हम अब मैं आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लेके चलती हूँ। वी आर बैक अगेन टू द इनकम टैक्स वेबसाइट। ई असेसमेंट प्रोसीडिंग्स हमने क्लिक किया है, अब हम पेनल्टी प्रोसीडिंग्स पे क्लिक करेंगे ताकि हम अपना जवाब सबमिट कर सकें। यहाँ रेस्पॉन्स में हमें व्यू या सबमिट, ये दो चीजें हैं। मैं पहले एक जवाब सबमिट कर चुकी हूँ इसलिए सबमिट का ऑप्शन, यहाँ पे व्यू का ऑप्शन भी आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था बाई चांस अगर आप अपना जवाब नहीं सबमिट कर पा रहे हो उस डेट और टाइम से पहले जब आपको करना है, तो आपको यहाँ से सीक एंड व्यू एडजॉर्नमेंट लेना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आप जब एडजॉर्नमेंट सीक करेंगे तो फिर ये पता चल जाएगा, जैसे हम मेरी कंप्लायंस की डेट थी, आपने एडजॉर्नमेंट सीक कर ली तो वो आपको नेक्स्ट डेट बता देगी। तो यहीं से आप डायरेक्टली कर सकते हैं, चाहे तो ड्राफ्ट लेटर ड्राफ्ट करके भी उसे अटैच करके सेंड कर सकते हैं, दोनों ही चीजों में इट वर्क्स वेल। तो अब मैं सबमिट करूंगी। सबमिट करने के लिए जब मैं अंदर जाऊंगी तो रेस्पॉन्स टाइप में मैंने रिटर्न सबमिशन में भी हमेशा बताया कि आप हमेशा पार्शियल रेस्पॉन्स को सेलेक्ट कीजिए, सो दैट बाय एनी चांस अगर आपको कोई दूसरा पॉइंट क्लिक होता है तो आप फिर उसे दोबारा से आके यहाँ पे रेस्पॉन्स में डाल सकते हैं। फुल रेस्पॉन्स करते ही तो डिपार्टमेंट को ये पता चल जाता है कि अब इससे ज्यादा इनको कुछ कहना नहीं है, तो फिर वो उसको ऑन द रिकॉर्ड लेके उसको फिनिश ऑफ करते हैं। तो मेरी कोशिश, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि पार्शियल रेस्पॉन्स, जब तक मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि नहीं बस अब बहुत हो गया, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं देना, अगर ऐसी वाला सीन आपके साथ आ गया है तब आप फुल रेस्पॉन्स पे क्लिक करके उसे सबमिट कर दीजिए, सो दैट आप अपना ऑर्डर।
वैसे भी डायरेक्टली ऑर्डर नहीं आएगा, उसमें भी ड्राफ्ट ऑर्डर आएगा एंड उस पे आपको ऑब्जेक्शंस रेज करने होंगे एंड यहाँ पे आप अपना अटैचमेंट लगा सकते हैं जो भी आपका मन हो। तो मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, मैं ऐसा जो मैंने ये जो बनाया हुआ है अपना रिप्लाई, इस रिप्लाई को मैं बिल्कुल तैयार रखती हूँ अपने पास एंड इसी को फिर पीडीएफ की फाइल में कन्वर्ट करके सबमिट कर देती हूँ। तो ये सिंपल हो जाता है एंड बहुत इसका एक प्रिंट आउट भी लेके रखती हूँ अपने फाइल में, तो इससे ये हमेशा मेरे पास एक हार्ड कॉपी में अवेलेबल रहता है। तो बस मैं यहाँ से सबमिट कर दूंगी, यहाँ मैं आई डिक्लेयर करूंगी और उसके बाद वो कंटिन्यू करूंगी, तो वो आगे जाके आपको सीधे ड्राफ्ट व्यू दिखाएगा और उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो वो आपको क्लिक करने देगा। मैं अभी आपको बैक कर देती हूँ क्योंकि ये जवाब मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुकी हूँ, आपको सिर्फ बताया है। आप यहाँ से जवाब को व्यू भी कर सकते हैं। मैं इसमें 3 बार जवाब सबमिट कर चुकी हूँ तो इनको व्यू कर सकती हूँ। यहाँ पे व्यू डिटेल्स में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या सबमिट किया हुआ है। तो यहाँ मैंने अटैचमेंट में अदर्स लगा दिया था क्योंकि मैंने सबमिशंस बनाए हैं वो सबमिट किए हैं। इसे मैंने फुल रिस्पॉन्स में सबमिट कर दिया कि अब मुझे कुछ नहीं कहना, बात खत्म हो गई। अब सीआईटी अपील को डिसाइड करने दो, उसके बाद में बात करेंगे, ऐसा मैंने इनसे कहा है। नाउ लेट्स सी वो कितना जल्दी मानते हैं। उसके बाद से इन्होंने मुझे अभी तक तो कोई रिप्लाई दिया नहीं है एंड ना ही कोई फर्दर एक्शन या फर्दर कम्युनिकेशन इन्होंने मुझे प्रेजेंट किया है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो मेरे पास यहाँ पर अब है, तो जैसे ही आप अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड इंक्लूडिंग रेस्पॉन्स फाइल सबमिट करते हैं तो जो अपील यूनिट है वो एक ड्राफ्ट ऑर्डर प्रिपेयर करेगी एंड एनएफएसी को सेंड करेगी। अगर उसे पेनल्टी ड्रॉप करनी है, उसे आपकी बात में लगता है दम है, तो वो पेनल्टी ड्रॉप कर देती है। पेनल्टी ड्रॉप करेगी तभी वो इंटीमेशन भेजेगी एनएफएसी को एंड एनएफएसी आपको ये चीज कम्युनिकेट करेगी कि आपकी पेनल्टी ड्रॉप हो गई है। ड्रॉप नहीं हुई है तो ड्राफ्ट ऑर्डर सेंड करेगी। तो अगर आपके पास ड्राफ्ट ऑर्डर आया हुआ है तो आप चाहें तो अगर उसमें कोई रेक्टिफिकेशन है, मिस्टेक है, तो आप उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक भी है वो अंडर सेक्शन 154 फाइल कर सकते हैं आप, मिस्टेक अपरेंट ऑन द रिकॉर्ड। और अगर आपकी फॉर रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन साइटिंग रीजन thereof, सेंड द ऑर्डर टू द नेशनल फेसलेस अपील सेंटर। तो आप मेरा वहां पे पढ़ सकते हैं सेक्शन 154 में रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक के लिए कैसे अप्लाई करना, वो लिख सकते हैं। तो आप अगर ऑर्डर से सहमत हैं तो आप ऑर्डर को आने दीजिए। नेक्स्ट रिकोर्स आपके पास अपील में जाने का है। तो नेशनल फेसलेस अपील सेंटर शाल अपॉन रिसीट ऑफ ड्राफ्ट ऑर्डर पास एन ऑर्डर as per such draft and communicate such order to the appellant। ओके, तो अब ये पूरा प्रोसेस हो गया है हमारा। आपके पास ऑर्डर आ जाएगा, ऑर्डर को आप ठीक से पढ़िएगा। अगर उन्होंने पेनल्टी कंफर्म करी है तो आपके ये अपीलेबल ऑर्डर है। अगर कोई भी सीआईटी अपील या अपील यूनिट आपकी पेनल्टी को कंफर्म करता है तो वो रीजंस के साथ कंफर्म करेंगे कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है। तो आपको फिर ऑर्डर पढ़ के आपको डिसाइड करना है कि आपको फर्दर अपील में जाना है या नहीं जाना है। तो अगर ये आपका फर्स्ट अपील में है, सीआईटी अपील ने उसको कंफर्म किया है, अपील यूनिट में सीआईटी अपील ने कंफर्म किया है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने कंफर्म किया है, तो फिर आपको आईटीएटी में जाना पड़ेगा। उसको अपीलेबल ऑर्डर है एंड आपको उसके लिए फॉर्म नंबर 36 में अपील फाइल करनी होगी। तो आपको ध्यान से पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो इतने अच्छे से करना है कि कहीं भी आपको कोई भी पॉइंट नहीं रह जाए जिसकी वजह से आपकी पेनल्टी कंफर्म हो जाए। उसके लिए आपकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेरा पूरा फोकस जो होता है ना, मैं आपको पुरानी अपनी स्लाइड पे लेके चलती हूँ। यहाँ पर जो है आपकी जो ड्राफ्टिंग है, जैसे यहाँ पे मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम में जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट में आपको कोशिश करना है कि आप कभी भी फॉल ना हो, कहीं से भी अप्रूव ना हो जाए। कोई भी आपके वर्ड्स आप जो भी लिखते हैं, रिटर्न रिप्लाई जो आप देते हैं, कहीं से भी अप्रूव नहीं हो जाए कि आप इन क्लॉजेस में फॉल होते हो।
तो अगर आपने अपने केस को बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट किया, देखिए अब क्योंकि हम फेसलेस में हैं, तो आप जो भी लिख के बताएंगे वही उनके पास रिकॉर्ड्स में रहेंगे, उसी तरीके से वो उसे समझेंगे। आप क्या अपने फैक्ट्स लगाते हो, आप उसके साथ क्या प्रूफ्स लगाते हो, क्या आप एविडेंसेस देते हो, उस पे सारा का सारा ये फोकस डिपेंड करता है। तो आपके पास जो एविडेंसेस हैं उसको आप कितने अच्छे से प्रेजेंट करते हो, एंड आपकी राइटिंग जो आप कहना चाह रहे हो वाकई में आप उसको लिख के कह पा रहे हो, वो उस पर डिपेंड करता है। तो अभी तक तो टचवुड हमारे, मैंने अपने जितने भी रिप्लाई सबमिट किया उसमें कोई भी पेनल्टी फिक्स नहीं हुई है। एंड चाहे वो ऑफ ऑनलाइन मोड में किया हो या आमने सामने बैठ के डिपार्टमेंट में किया हो, तो मेरा हमेशा से फोकस फेसलेस तो अभी आया है, बट ये हम पहले से ही करते आए हैं कि हम रिटर्न सबमिशंस बहुत पावरफुल रखते हैं। ड्राफ्टिंग आपकी बहुत पावरफुल होनी चाहिए, रिटर्न सबमिशंस बहुत अच्छे बने होने चाहिए। आपके पास आपको जगह जहां जहां यूज हो सके केस लॉज यूज करना चाहिए, आपके केस को आपको डिफरेंशिएट करना चाहिए पुराने जजमेंट्स के हिसाब से। अगर आप किसी भी जुरिस्डिक्शन में आते हो जहाँ पे बेंच है, आईटीएटी की बेंच है, और अगर उसके कोई डिसीजंस ऐसे हैं जो बिल्कुल आपके फेवर में है, जैसे अगर मैं मुंबई जुरिस्डिक्शन में हूँ एंड मुंबई की कोई बेंच है जिसने ऐसे ही सिमिलर फैक्ट के केसेस मेरे फेवर में डिसाइड किए हैं, तो मैं उसको एज इट इज उसका केस लॉ कोट करूंगी बेंच को रेफर करते हुए। उसके ऊपर अगर मेरा जुरिस्डिक्शनल ही बेंच का फेवरेबल ऑर्डर है मेरे पास, तो वो मेरे केस को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर मेरे पास भी सेम फैक्ट्स है, सेम फैक्ट्स, सिमिलर फैक्ट्स, मिलते जुलते फैक्ट्स, तो भी वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है, जैसे काफी सारे प्रोमिनेंट जजमेंट्स हैं, तो अगर वैसा कोई जजमेंट है एंड वो आपके केस को कवर कर रहा है, तो इट्स अगेन एन इम्पोर्टेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट विन विन सिचुएशन। आप उसको कोट कीजिए, बिकॉज जब आप अपने केस को जजमेंट के साथ कोरिलेट कर रहे हैं एंड आप उसमें बताते हैं कि ऐसा ही केस, हमारे ही जैसा केस एसएससी के फेवर में डिसाइड होता है, तो डिपार्टमेंट के ऊपर एक ऑटोमेटिक प्रेशर क्रिएट होता है कि जब एसएससी कह रहा है कि उसका ऑलरेडी कवर्ड मैटर है एंड सेम फैक्ट्स ऑफ द केस हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर फैक्ट्स ऑफ द केस हैं, तो उसमें आप अदरवाइज कैसे डिसाइड कर सकते हो। कई केस लॉज हमने ऐसे भी देखे हैं जिसमें आईटीएटी या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है अपने इन लोअर अथॉरिटीज को कि जब ये केसेस ऑलरेडी कवर्ड होते हैं तो आप इनमें अदरवाइज डिसीजन क्यों लेते हैं। अगर फैक्ट्स अलग हैं और वो कुछ अलग मिला है आपको और तब आप अदरवाइज डिसीजन लेते हो, दैट इज अंडरस्टूड। बट सेम फैक्ट्स एंड सेम चीज का कवर्ड मैटर है, उसमें भी आप अदरवाइज डिसाइड करते हो, देन इट्स नॉट गुड। तो इसीलिए सारा फोकस जो आपका होना चाहिए वो प्रॉपर रेस्पॉन्स सबमिशन पे होना चाहिए। आपका रेस्पॉन्स, रिटर्न रेस्पॉन्स जो होता है वो पूरा क्रक्स होता है आपके केस का। मतलब आप समझ लीजिए 99% अगर आपको आपका केस डिपार्टमेंट से जीतना है तो आपको आपके रिटर्न सबमिशंस बहुत स्ट्रॉन्ग रखने होंगे। तो आप रिटर्न सबमिशंस के साथ साथ जब आप अगर अपील में जाते हैं तो फॉर्म नंबर 35 फाइल करते हैं। फॉर्म नंबर 35 में ग्राउंड्स ऑफ अपील और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स होते हैं, वो भी सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। वो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जो बाकी की अथॉरिटीज, आगे की हायर अथॉरिटीज के पास जाएगा, तो आपको इसीलिए उसकी भी ड्राफ्टिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है। तो अगर आपको ऐसा कोई भी सपोर्ट हमसे चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप हमें जरूर बताइएगा। वील बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस को अगर किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो हमें भी ये बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहते हैं एक्सक्लूसिवली कि मैं आपके लिए ड्राफ्टिंग करूं या आपके रिप्लाई सबमिट करूं, तो भी आप मुझे बता सकते हैं, हम ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। सो आपको कभी भी डरने की बात नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी नोटिस आता है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि हम इसका कंप्लायंस अच्छे से कर रहे हैं। कंप्लायंस at the proper time, within the time, with proper and effective written submissions will always win your case. आप अपनी बात अगर अच्छे से रख पा रहे हैं डिपार्टमेंट के सामने, देन कोई भी ऑर्डर ऐसा नहीं हो सकता जो आपके अगेंस्ट जाए, अनलेस आपका मैलिफाइड इंटेंशन है। मैलिफाइड इंटेंशन में तो ऑब्वियसली हम भी कभी भी एडवाइज नहीं करते कि आप उसको गलत तरीके से प्रूव करो। मैलिफाइड इंटेंशन है, हम एडवाइज करते हैं कि आप अपना टैक्स पे कीजिए एंड उसके बाद और जो उसमें बाकी जो लिबरेशंस हो सकती हैं, जो अदर पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, हम डिसाइड करते हैं, सोचते हैं, क्लाइंट को समझाते हैं कि ये गलत है, इसको ऐसे ही होना चाहिए।
सो इसीलिए आप अपने केस को पहले से ही स्ट्रॉन्ग रख के चलिए, उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस कीजिए। आप जब ग्राउंड्स ऑफ अपील और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स बनाते हैं तभी आपको समझ में आ जाता है कि आपका केस आप किस हद तक लेके जाओगे। जब मैं ग्राउंड्स ऑफ अपील और स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स बनाती हूँ तब मुझे पता होता है कि ये केस सिर्फ मेरे फेवर में होगा, एंड उसी हिसाब से फिर हम उस केस में विश्वास रख के उसको आगे तक लेके जाते हैं। यही विश्वास आपको भी रखना है ड्राफ्टिंग के समय कि आपका जो केस है वो बहुत बिल्कुल क्लियर है। उसका कोई भी इरादा नहीं है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी को या गवर्नमेंट को आप टैक्स की कमी दें या कुछ भी करें, ऐसा कोई इरादा नहीं है आपका। बस डिस्प्यूट इंटरप्रिटेशन का है, तो वो हमें वेल रिटन सबमिशंस के साथ एक्सप्लेन करना है एंड अपने केस को फ्री करना है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इसमें अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, लाइक एंड शेयर तो जरूर कीजिए, बेल बटन आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा सो दैट आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आते रहे। और एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें टैक्स अच्छे से पे करना चाहिए, जो भी वैलिड टैक्स बनता है उसे आप पे कीजिए एंड नेशन बिल्डिंग में अपना साथ दीजिए। पैंडेमिक के दौर में हम चल रहे हैं तो आपका ये सहयोग देश को वाकई में एक सपोर्ट देगा, तो हमें अपना सपोर्ट बनाए रखना है एंड अपने आप को बचा के चलिए। डिपार्टमेंट के नोटिस तो आते रहेंगे, इसको हमें अच्छे से डील करना है, अच्छे से रिटर्न सबमिशंस देने हैं, रिप्लाई सबमिट करने हैं, अपने आप को सेफ रखना है। अपने आप को सेफ रखना है, देश को सेफ रखना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए